वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। कक्षा 11 हिंदी मीडियम गणित का अध्याय नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, ये अध्याय नंबर 2 है। ये कोई मामूली सा अध्याय नहीं है, ये बहुत ही अच्छा सा अध्याय है। इसको समझना मतलब कक्षा 12 का अध्याय 1 समझना, कक्षा 12 का अध्याय 5 समझना। इसको समझना मतलब बीएससी अलजेब्रा की शुरुआत करना। इस अध्याय को समझना मतलब गणित की शुरुआत करना, असली गणित की शुरुआत करना। यहां पर से आपके पास एक कॉन्सेप्ट आएगा, एक फलन आएगा। फलन होता क्या है? एक कॉन्सेप्ट आएगा। यहां पर से आपके कुल मिलाकर के आपने गणित की असली शुरुआत यहां पर से करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले एक चीज आती है, समुच्चय क्या होता है। मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समुच्चय में बता रखा है। एक एक क्वेश्चन को, एक एक एग्जाम्पल को मैंने करा रखा है, तो आप हमारी एक एक वीडियो देख सकते हैं। समुच्चय जो हमारा क्लास 11 का जो समुच्चय है, उसका जो वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डियर्स, सबसे पहले तो आता है एक कार्तिक, एक हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हिंदी में बोलते हैं इसको कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं इसको? कार्तीय गुणन। और इंग्लिश में जरूर लिखना है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं तुमको समझाऊंगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें 3-4 दिन जितने भी ये हमारे एक्सरसाइज चलेगी, इसमें मैं आपको फलन बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, प्रांत क्या होता है समझाऊंगा, परिसर क्या होता है, और उनको इंग्लिश में जरूर आपने याद रखना है। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। माना मेरे पास 2 समुच्चय हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कार्तीय गुणन होता क्या है, बिल्कुल ध्यान सुनना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। माना मेरे पास 2 समुच्चय है, एक ए है और एक मेरे पास क्या है, एक ए है, ठीक है ना, और एक मेरे पास क्या है, बी है। क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो, फिर 2 समुच्चयों का अगर मैं गुणा कर रहा हूं, क्या अगर मैं 2 संख्याओं का गुणा करता हूं, 2 गुणे 3 करता हूं तो कुछ नंबर आता है, 4 गुणे 5 करता हूं तो कुछ नंबर आता है, 2 संख्याओं का गुणा करता हूं। ऐसे ही क्या 2 समुच्चयों का भी मैं क्या कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? गुणा कर रहा हूं। और 2 समुच्चयों का जो गुणा होता है, गुणा को भी गुणा नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। अब देखो कार्तीय गुणन होता क्या है। कार्तीय गुणन एक प्रकार का समुच्चय होता है। ए भी समुच्चय है, बी भी समुच्चय है। अगर 2 संख्याओं का गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास? एक संख्या ही तो आएगी। आई नहीं बात समझ? 3 मतलब 2 समान चीजों का, जैसे ना 1 x 2 फलनों का गुणा करोगे तो फलन नहीं आएंगे। 2 देखो ना, 2 संख्याओं का गुणा करोगे संख्या आएगी, ठीक है ना। 2 चरों का गुणा करोगे तो चर ही आएगा, 2 अचरों का गुणा करोगे तो अचर ही आएगा। अब ऐसे ही क्या 2 समुच्चयों का गुणा करोगे तो क्या आएगा? समुच्चय आएगा। और 2 समुच्चयों के गुणा को हम क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन। आया बात समझ में? सबसे पहला। और कार्तीय गुणन क्या होता है, ध्यान से देखो। इस ए को मैं बी से गुणा कर रहा हूं, तो इस ए को जैसे ही मैंने बी से गुणा किया तो सबसे पहले ये मेरे पास क्या था? 1 था। फिर इस ये 1 के साथ में इस ए को लिखूंगा, ध्यान से सुनता, और मैं इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद करूंगा, फिर मैं कॉमा लिखूंगा। फिर इस एक को ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, इस एक को ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, इस 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, और 2 को सी के साथ, इस 3 को ए के साथ, 3 को बी के साथ। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत आगे तक का ले जाने वाला हूं मैं इसको, ठीक है ना। 2 को सी के साथ। इतना आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो डियर, आपने क्या कहा अभी तक का? मैंने क्या कहा? 2 समुच्चयों के गुणा को मैं क्या कहता हूं? कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2 समुच्चयों का गुणा भी क्या होगा? एक समुच्चय होगा। अब सुनो फिर क्या हो रहा है यहां खासियत। देखो, असली में जो परिभाषा होती है ना ये कार्तीय गुणन की, वो क्या होती है? पहले मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूं,
क्योंकि मेरे को इंग्लिश में याद है तो मैं फिर उसको हिंदी में कहूँगा। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको तुम भी ऐसे लिखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन ए एंड बी। अब देखो इसको हिंदी में मैं क्या लिख रहा हूं, कार्तीय गुणन एक असली परिभाषा होती है, एक समुच्चय है जिसमें ए व बी के सभी कर्मिक युग्म आते हैं। कर्मिक युग्म आते हैं। कर्मिक युग्म का मतलब क्या होता है? कर्मिक युग्म का मतलब क्या होता है आपके पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना? नहीं, कर्मिक युग्म का मतलब होता है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। अब मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं। यस, तो डियर ये मैंने क्या लिखा इसको समझो। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन एक समुच्चय है जिसमें ए व बी के सभी कर्मिक युग्म का मतलब क्या होता है इसको समझो। कर्मिक का मतलब तो हो गया जो कर्म से आए होंगे। अब देखो कर्म क्या है आपके पास? कर्म है इनमें एक प्रकार का। युग्म का मतलब होता है जोड़े। देखो ये युग्म है, ये भी जोड़ा है, युग्म है ना, युग्म है, ठीक। और एक कर्म है। कर्म क्या है? ए का अवयव है, बी का अवयव है, ए का अवयव है, बी का अवयव है, ए का अवयव है, बी का अवयव है, ए का अवयव है और बी का अवयव है। ऐसी ए का बी का, ए का बी का, ए का बी का, ए का बी का। आया बात समझ में? कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्तीय गुणन एक प्रकार का, ये भी दो समुच्चयों का गुणा है, और दो समुच्चयों का गुणा होगा तो समुच्चय ही होगा। अगर दो समुच्चयों का गुणा समुच्चय होगा तो क्या होगा फिर? कार्तीय गुणन एक समुच्चय है जिसमें ए व बी के सभी कर्मिक युग्म आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक प्रकार का सेट है ऑफ ऑल, सभी ऑर्डर्ड पेयर का, ए और बी में जितने भी कर्मिक युग्म हैं उन सब का एक क्या है मेरे पास? समुच्चय है। आई नहीं बात समझ में? आया बात समझ में? क्या कहना चाहता हूं मैं? इतना आपने नोट कर लो फिर भैया। तो डियर अगर आपको इसको समझ में आया है तो मैं ना इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखता हूं। चलो फिर अब देखो समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे लिखता हूं, ध्यान से सुनना। समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे लिखता हूं, देखो सुनो। देखो, माना ए व बी दो समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी मतलब कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होगा? ध्यान से देखना, क्या होगा? x, y। अब देखो, अब बीएससी में जाओगे तो ना, अब नहीं, अभी जैसे बड़ी बड़ी क्लासों में जाओगे तो ये तो क्या है? कार्तीय युग्म है, इसको बोलते हैं ट्यूपल। ऐसे क्या? ये तीन समुच्चयों का गुणा क्या है? तो 3 ट्यूपल, ऐसे 4 ट्यूपल, ऐसे ही चलते वो बात की बात है। अभी तुमने क्या पढ़ा है? सिर्फ ये कर्मिक युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, या फिर क्या? 2 ट्यूपल, 2 ट्यूपल। आई नहीं बात समझ में? ये सब बात की बात है, जब मैं डियर आगे की क्लासों में पढ़ोगे तब की बात करेंगे, ठीक। देखो ए क्रॉस बी में x, y है। ये x, y किस प्रकार के हैं? सच दैट किस प्रकार के हैं? जो ये x है वह देखो a क्रॉस बी में x, y आएंगे, सच दैट किस प्रकार का होगा? जो x होगा वो तो किसका होगा? a का अवयव होगा। एंड और क्या? इसको हिंदी में क्या? और
जो y होगा वह किसका अवयव होगा माय डियर, b का अवयव होगा। आई नहीं बात समझ में, क्लियर है, पक्का? नहीं, देखो a क्रॉस b में x, y टाइप के अवयव आएंगे, देख लो अभी उदाहरण में लिखा है, ठीक है ना। जो ये आगे का x होगा वह x तो इस a का अवयव होगा, और जो ये b का अवयव होगा वो क्या होगा, y होगा। लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, आया बात नहीं समझ में, क्लियर है ना, ठीक है, पक्का क्लियर है, पक्का आया समझ में। चलो फिर भैया इसको भी नोट कर दो, ठीक है ना। और लिखेंगे फिर उसके बाद हम टिप्पणी, नोट लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहला नोट तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से हम सुनेंगे। और ये नोट तो आपके पास क्या हो गया, दो क्रमिक युग्म में समान होते हैं, चलो ये तो मैं बाद में बात बताऊंगा। अब देखो फिर चलो नोट में नंबर 1, देखो ध्यान से सुनो, देखो चलो पहले तो लिख ही देते हैं, दो क्रमिक युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक, उनके संगत प्रथम घटक समान हो, प्रथम घटक समान हो और द्वितीय घटक भी समान हो, कितना भारी लिख दिया ना, कितना भारी लिख दिया, हिंदी में तो बहुत ही भारी लिख दिया ये। अब देखो दो क्रमिक युग्म में, अब देखो ये क्या है, एक प्रकार का क्रमिक युग्म है, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास ना दो क्रमिक युग्म है, एक क्रमिक युग्म ये है और एक क्रमिक युग्म ये है, अगर दो क्रमिक युग्म बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जो प्रथम घटक होगा प्रथम घटक के बराबर होगा और द्वितीय घटक होगा वो क्या, द्वितीय घटक के बराबर होगा। आई नहीं बात समझ में। अगर मान लिया जाए मेरे पास x, y बराबर है 2, 4 के, तो इसका मतलब जो x होगा तो वो तो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, और y किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। आया ना बात समझ में, क्लियर है, तो इतना भी नोट करो। तो डियर इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब देखने नोट में नंबर 2 पॉइंट लिखते हैं, नोट में नंबर 2 पॉइंट लिखते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट जो आएगा आपके पास वो क्या है, आपके पास ध्यान से हम देखेंगे, और ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये क्या कहता है, यदि ए में P अवयव हैं, ठीक है, तथा B में Q अवयव हैं, ठीक है ना, तो A क्रॉस B में PQ अवयव होंगे, PQ अवयव होंगे। मतलब क्या है आपके पास, ध्यान से देखो फिर, देखो नंबर ऑफ A में कितने अवयव हैं आपके पास, P अवयव हैं, क्यों ऐसे तो लिखते हैं ना, नंबर ऑफ A बराबर P, क्यों, नंबर ऑफ B का मतलब कितना है आपके पास, Q है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे, P गुणा Q, हाँ P गुणा Q। अब देखो इसको उदाहरण से समझते हैं, देखो मान लिया जाए, ध्यान से देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। मान लिया जाए A में मेरे पास कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, और B में कितने अवयव हैं मेरे पास, 3 अवयव हैं, तो A क्रॉस B में जो अवयव होंगे वो कितने होंगे, 3 दूनी 6 अवयव होंगे। आया बात समझ में, ठीक है, तो इसको भी नोट करो। तो डियर इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब देखो फिर इसी प्रकार से मान लिया जाए ना, अब ध्यान से सुनो फिर, जैसे ना
एक, चलो फिर उसको मैं क्वेश्चन में ही समझाऊंगा। शुरुआत करता हूं मैं उदाहरण की। देखो चलो एक बार देख ही लो, समझ ही लो। जैसे ना मान लिया जाए मेरे पास है a बराबर है 1 और 2 है, b बराबर, चलो a बराबर 1 और a बराबर मैंने दोबारा से 1 और 2 ले लिया, फिर a बराबर मैंने कितना ले लिया 1 और 2 ले लिया। क्लियर है? अब सुनो, a क्रॉस a निकालना हूँ, a क्रॉस a का मतलब क्या आ जाएगा फिर आपके पास, a क्रॉस a का मतलब कितना आ जाएगा, 1 का 1 के साथ, इस 1 का 2 के साथ, फिर इस 2 का 1 के साथ, फिर इस 2 का 2 के साथ। ऐसा होगा कि नहीं होगा? पक्का? अब देखो ना, मैं इन दोनों का a क्रॉस a, ये a क्रॉस a आया, इसका क्रॉस इस a के साथ निकाल रहा हूँ, इस a के साथ निकाल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा फिर, ध्यान से देखो, इसको, इन सब को इस 1 के साथ लिखूंगा, इन सब को इस 2 के साथ लिखूंगा। मतलब अभी क्या मैंने ना, देखो ध्यान से सुनो। और एक और चीज देखो, इस a में कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। इस a में कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 गुणा 2 कितना, 4। तो a क्रॉस a में कितने अवयव होंगे, 1 2 3 4। नहीं बात समझ में? जैसा अभी लिखाया था, ठीक है ना। अब देखो, इस a को 1 के साथ क्रॉस किया तो इस 1 को 1 के साथ लिखा, इस 2 को 2 के साथ लिखा, इस 2 को 1 के साथ लिखा, 2 को 2 के साथ लिखा। आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, जो a क्रॉस a का इस a के साथ क्रॉस कर रहा हूं, तो इसको, इस 1,1 को मैं इसके साथ लिखूंगा, इस 1,2 फिर इसको मैं इस 1 के साथ लिखूंगा। आया बात समझ में? फिर इस 2,1 मैं इसको फिर इस 1 के साथ लिखूंगा, फिर इसको इस 1 के साथ लिखूंगा, फिर इसको 2 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 के साथ लिखूंगा। आने बात समझ में? आया बात समझ में? पक्का? ठीक है ना। लिखना चाहते हो तो ये भी नोट कर लो। तो कुल मिलाकर के आपके पास क्या हो जाएगा, अगर ना देखो मैं a क्रॉस a लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, a क्रॉस a लिख रहा हूं तो मेरे पास किस टाइप के अवयव आएंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं a क्रॉस b लिख रहा हूं तो क्या आ जाएगा, a कॉमा b टाइप के एलिमेंट आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर मैं ना a क्रॉस b क्रॉस c लिख रहा हूं तो मेरे पास किस टाइप के अवयव आएंगे, a कॉमा b कॉमा c। जितने क्रॉस करूंगा उतने ही मेरे पास क्या अवयव बढ़ते जाएंगे। अगर मैं a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d लिखूंगा तो कितने आ जाएंगे, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। आया ना बात समझ में? क्लियर है? तो इसको भी नोट कर लो और इसको भी लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है ना। तो डियर, उदाहरण नंबर 1 हमने पूरी बात कर ली है इसके परिचय की। हम बनाते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है आपके पास, यदि देखो x+1 है कॉमा y-2 है, ये बराबर है किसके, 3,1 के, ठीक है ना। ये भी कर्मिक युग्म में है, एक अवयव है, और ये क्या है, दूसरा अवयव है। ये भी कर्मिक युग्म में है, 2 कर्मिक युग्म बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या, इनके संगत पहला अवयव किसके बराबर, पहले के, दूसरा अवयव किसके बराबर आपके पास, दूसरे के। तो यहां पर से जो x आया वो तो कितना आया, ये इधर चला गया ना, तो कितना आया, 2 आया। यहां से y कितना आया फिर आपके पास, 3 आया। मैंने यही तो निकालना था। आया ना बात समझ में? पहला क्वेश्चन हो गया, लिख दो फिर इसको। तो चलो फिर डियर, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 मैं शुरू करने जा रहा हूं। उदाहरण नंबर 2 आपके पास क्या है, बिल्कुल नोट करते रहिए आप। चलो फिर उदाहरण नंबर 2 बिल्कुल ध्यान से सुनो, अभी नोट बाद में करना, ठीक। P बराबर है आपके पास a, b, c। Q है आपके पास r, ठीक। तो P क्रॉस Q निकालिए गया है। अब देखो P क्रॉस Q कैसे आएगा भैया, P क्रॉस Q है तो इसका मतलब क्या है आपके पास, P क्रॉस Q भी एक समुच्चय होने वाला है। P क्रॉस Q समुच्चय को हम बोलते हैं कार्तिक गुणन। कार्तिक गुणन मतलब क्या होता है, सभी कर्मिक युग्मों का, P और Q के सभी कर्मिक युग्मों का समुच्चय। इस A के साथ क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। इस A के साथ R, इस B के साथ क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। इस C के साथ क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। आया नहीं बात समझ में? क्लियर है? और एक चीज और ध्यान से देखो, मेरे पास ना ये देखो, ये आपने कार्तिक तल पढ़ रखा होगा, कार्तिक तल पढ़ रखा होगा कक्षा 10 में, निर्देशांक ज्यामिति। ये x एक्सिस होता है, ये क्या होता है, y एक्सिस होता है। अगर मैंने 2,1 लिखा ना, कभी भी 2,1 बराबर नहीं होगा किसके, 1,2 के। आई नहीं बात समझ में?
देख लो एक बार, ये एक्स होता है, ये क्या होता है, वाई होता है, ये एक्स होता है, ये क्या होता है, वाई होता है। एक्स में 1 है, एक्स में 2 है, वाई में 1 है, वाई में 2 है। एक्स में 2 है तो इसका मतलब यहाँ है, वाई में 1 है तो इसका मतलब यहाँ है, वो बिंदु मेरे को यहाँ मिला। एक्स में 1 है तो मतलब यहाँ है, वाई में 2 है तो मतलब यहाँ है, वो बिंदु मेरे को यहाँ मिला। दोनों बिंदु बराबर नहीं है, देख लो। आई नहीं बात समझ में? तो कभी भी 2,1 बराबर नहीं होगा 1,2 के। क्लियर है ना? पक्का? तो चलो फिर अब मेरे को क्या निकालना है, Q क्रॉस P निकालना है। Q क्रॉस P निकालना तो इसका मतलब R के साथ क्या आएगा, A आएगा, R के साथ क्या आएगा, B आएगा, और R के साथ क्या आ जाएगा, C आएगा। आया ना बात समझ में? अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है? तो देखो कार्तीय गुणन समान है, कभी भी A R के बराबर RA नहीं हो सकता, मैंने अभी अभी बताया था। तो इसका मतलब क्या, यही दोनों समान नहीं है तो फिर B R RB के बराबर नहीं हो सकता, C R RC के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P क्रॉस Q कभी भी बराबर नहीं होगा Q क्रॉस P के। आई नहीं बात समझ में? क्लियर है? P हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन हो गया, P क्रॉस Q बराबर नहीं होगा कभी भी किसके, Q क्रॉस P के। P क्रॉस Q कभी भी बराबर नहीं होगा Q क्रॉस P के। ऐसे ही क्या, A क्रॉस B कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, B क्रॉस A के। आया ना बात समझ में? क्लियर? तो इसको नोट करो। चलो फिर उदाहरण नंबर हम 3 में जाते हैं माय डियर। बिल्कुल आपने अच्छे से समझ लिया होगा। उदाहरण नंबर 3 में जाते हैं। उदाहरण नंबर अगर हम 3 में जाते हैं तो इसको मैं लिखता हूं उदाहरण 3। तो उदाहरण नंबर 3 आपके पास क्या है, देखो माना A बराबर आपके पास है 1 2 3, B बराबर आपके पास है कितना, 3 4, और C बराबर आपके पास कितना है, 4 5, और फिर कितना 6। तो आपके पास पहली चीज निकालो कहता है, क्या निकालो कहता है वो, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है ना? अब देखो A तो आपके पास क्या है, 1 2 3 क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B का इंटरसेक्शन C के साथ किया तो आया कि कितना, 4 आया ना? तो यहां पर से क्या आ जाएगा फिर, अब इन दोनों का क्रॉस क्या आ जाएगा फिर, 1 के साथ 4, 1 के साथ 4, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4। आया ना बात समझ में? आया? ठीक है, इजी सा है, ये हो जाएगा। ऐसे ही अब आगे मैं जाता हूँ, दूसरा लिखता हूँ तो माय डियर आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा। इसी में जो दूसरा आया है वो कह रहा है A क्रॉस B, देखो ध्यान से सुनो, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है किसके साथ, A क्रॉस C के साथ। चलो A क्रॉस B लिखते हैं। A क्रॉस B का मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4। आया बात समझ में? ठीक। A क्रॉस C का मतलब क्या हो जाएगा, A क्रॉस C 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ठीक है ना? ऐसे ही क्या फिर 3 के साथ 4, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। हो गया कि नहीं हो गया? अब मेरे से क्या कह रहा है फिर, A क्रॉस B आया, A क्रॉस C आया, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहां पर से कितना आ जाएगा, यहां लिखूं तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो इनका जो इंटरसेक्शन आया वो क्या आया फिर मेरे पास, चलो एक मिनट, मैं तो ये समझ में तो आ रहा होगा ना, इसके आगे को होगा ये। अब मेरे पास आगे को जगह नहीं है तो मैंने ऐसे लिखा। अन्य बात समझ में नहीं आया? तो अब देखो जगह नहीं है ना मेरे पास, तो मैं कहां लिखूंगा, तुम इसके आगे को लिखना। देखो इंटरसेक्शन में क्या क्या है मेरे पास, 1 3 है कहीं, 1 3 कहीं नहीं है, 1 4 है, हाँ 1 4 है, 1 4 आया। फिर अब देखो ना, कहीं 1 3 होगा और 3 1 होगा, तो इसका मतलब 3 1 और 1 3 बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। अभी बताया था मैंने। 2 3 है, 2 3 नहीं है, 2 4 है, 2 4 है। फिर 3 3 नहीं हो सकता, 3 4 भी है, और फिर मेरे पास क्या है, 3 और 4 है। आया बात समझ में? ये मेरे पास हो गया दूसरा। क्लियर है? चलो फिर अब अगला।
इसको मैं यहाँ पर को बी लिख लेता हूँ, 3 और 4 हो गया, और यहाँ पर को मैं क्या लिख लेता हूँ, सी, 4 5 6 हो गया। क्लियर है ना, ये भी हो गया। तो अब बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं डियर। अब देखो ना डियर, तुम यार बना सकते हो, अब तीसरे का तीसरा भी बना सकते हो, एग्जाम्पल तीसरे का चौथा भी बना सकते हो, ठीक है ना। यूनियन और इंटरसेक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पक्का, आराम से हो जाएगा। ये लंबे होने वाले हैं हाँ थोड़े से, पक्का। अब सुनो फिर, ये तो देखो, ये तो अभी मैंने उदाहरण 4 में जाओ तो एक बार, ये तो मैंने अभी बताया था। P बराबर क्या है, 1 और 2 है, आपको क्या निकालना है, P क्रॉस P। ये तो अभी नहीं बताया था क्या? मैंने बताया था, ऊपर कहीं लिखाया भी था शायद, मैंने कहा था, लिखो भी कहा था मैंने, उसको एक करके बताया था कि नहीं बताया था? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है, आप ध्यान से देखो, ये 5वां उदाहरण, यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R, और ये देखो सुनो समझो, अच्छा सा उदाहरण है। अब सुनो, R क्या कहता है मेरे पास, R क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना। तो R क्रॉस R क्या होगा फिर आपके पास, देखो R क्रॉस क्या होगा, R क्रॉस R में क्या होंगे, x, y होंगे, सच दैट x ये किस में होगा, इस R में होगा, ये y किस में होगा, R में होगा। तो इसका मतलब क्या होंगे, x, y क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, देखो R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, R क्रॉस R क्या होगा, R क्रॉस R में तो ऐसे ही तो अवयव आएंगे, x, y। अब ये जो x होगा ये किस में होगा, R में होगा, ये जो y होगा किस में होगा, R में होगा। तो इसका मिला करके मतलब क्या, x भी R का है, y भी R का है, तो इसका मतलब x, y वास्तविक संख्या है। तो डियर ध्यान से, आपको बात को ध्यान से सुनिए, देखो इसको हम ऐसा लिखते हैं सबसे बढ़िया, देखो ऐसे समझने में दिक्कत आ रही है तो R क्रॉस R है तो क्या होगा, x, y होगा, सच दैट ये जो x होगा वो क्या होगा, R पर होगा, इस वाले R पर होगा, ये जो y होगा वो किस पर होगा, R पर होगा, या ये जो y होगा वो किस पर होगा, इस वाले R पर होगा। तो इसका मतलब क्या है, x और ये एंड है हाँ, और y क्या है आपके पास, वास्तविक संख्याएं हैं। आई नहीं बात समझ में? या तो तुम ऐसे लिखो, अब तुम a, b भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि p, r भी लिख सकते हो, पर तरीका है दर्शाने का। ऐसे ही R क्रॉस R, तो डियर देखो ध्यान से, R क्रॉस R कैसे आएगा फिर तुम्हारे पास, देखो ये R क्रॉस R में किस टाइप के अवयव आते हैं, तीन प्रकार के। तो यहां पर से क्या आ जाएगा, x, y, z आ जाएगा कि नहीं? तो ध्यान से देखो भैया जी, तो सच दैट देखो जो R क्रॉस R में है उसमें किस टाइप के अवयव आएंगे, x, y, z आएंगे कि नहीं आएंगे? सच दैट ये x किस पर होगा, R पर होगा, ये y किस पर होगा, इस R पर होगा, और ये z किस पर होगा, R पर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी R पर है, तो इसका मतलब क्या, x, y, z क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। आई बात नहीं समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब हम जाते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके पास कहता है उदाहरण नंबर 6, इसको आप नोट कर लेना। उदाहरण नंबर 6 में जाता हूं, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। अगर आपको ये उदाहरण समझ में आए हैं ना तो आप आराम से एक्सरसाइज बना सकते हैं। अब देखो उदाहरण 6, बिल्कुल ध्यान से सुनो। उदाहरण 6 देखो, a क्रॉस b में आपके पास जो अवयव हैं वो क्या हैं आपके पास, p, q, फिर क्या है आपके पास p, r, फिर क्या है आपके पास m, q, फिर आपके पास क्या है m, r। क्लियर है ना? तो आपको बताना है a और b को ज्ञात कीजिए, तो a और b को ज्ञात कीजिए। तो सुनो, फिर मैंने एक चीज वहां बताना भूल गया था मैं। अगर ना a क्रॉस b है तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, हाँ a है तो देखो, जो सुनो ऐसे कुछ नहीं लिखता है, ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनो। ये a क्रॉस b है ना, तो ध्यान से सुनो, a बराबर जो ये पहले अवयव होते हैं वो किस में होते हैं बताओ तो जरा, वो a में ही तो होते हैं, नहीं होते हैं क्या a में?
पहले वाले अवयव ए में होते हैं, कर्मक गुण पहला फिर दूसरा फिर पहला फिर दूसरा। जो ये बी है, जो ये दूसरे अवयव होते हैं वो किस पर होते हैं, बी पर होते हैं कि नहीं होते हैं, क्यों? अब देखो ये कोई समुच्चय में क्या सुव्यवस्थित नहीं है, सुव्यवस्थित और सुपरिभाषित तो ठीक है, सुव्यवस्थित होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, P को कितनी बार लिखा हुआ होना चाहिए, एक बार, M को कितनी बार लिखा हुआ होना चाहिए, एक बार भैया। B है, B में भी क्या Q को कितनी बार, एक बार, R को कितनी बार, एक बार, तो आपके पास A और B क्या आ गया, ये आ गया। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो अगर आप लोगों को उदाहरण समझ में आए हैं तो आप ना पूरी प्रश्नावली बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नई प्रश्नावली 2.1 में, बाय बाय।